हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो गाइस यह जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आगे जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होगा या फिर बोल सकते हैं कि आगे जो आपको हायर क्लास में जो चैप्टर पढ़ने होंगे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर का बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया या फिर इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। गाइज यदि वियोजन अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो यह जो होता है संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते थे और एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। यानी कि उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लिया जाए कि A प्लस बी को अभिक्रिया कराया जाए तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा मतलब जो उत्पाद बनेगा कोई एक ही उत्पाद बनेगा, जैसे कि मान लेते हैं C, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, जो वियोजन अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होगा। मतलब यहाँ पे अभिकारक एक होगा लेकिन उत्पाद क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि अगर डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, एकल का मतलब होता है एक पदार्थ, है ना, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो तो उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक पदार्थ होगा वह टूटेगा और टूटकर दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या फिर बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया या फिर इसी को बोल सकते हैं विघटन अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। गाइज एक सिंपल सा उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ए बी एक अभिकारक है और वह टूटता है, टूटने के बाद ए और बी वह उत्पाद देता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ए बी एक ही अभिकारक है लेकिन उत्पाद जो बना रहा है वह ए और बी मतलब दो बना रहा है। इसका मतलब यह एक वियोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड का निर्माण, है ना। फेरस सल्फेट का जो फार्मूला होता है वह होता है FeSO4। जब उसको गर्म करते हैं, उष्मा मतलब क्या चीज़ होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो यह तीन चीज़ों में टूट जाता है। यानी कि यहाँ पे तीन प्रकार का हम लोगों को उत्पाद देता है। एक बनता है Fe2O3 जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा बनता है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, है ना। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट जो है वह एक ही है ना, लेकिन वह टूटने के बाद तीन प्रोडक्ट दिया, तीन उत्पाद दिया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसमें एकल पदार्थ होता है मतलब अभिकारक एक होता है लेकिन उत्पाद की अगर बात की जाए तो वह दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। गाइज इसी को अब दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यह चूना पत्थर, है ना। जब चूना पत्थर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो वह दो चीज़ों में टूट जाता है। एक टूटता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पहले लिख देंगे बिना बूझा हुआ चूना, है ना। तो बिना बूझा हुआ चूना और दूसरा टूटता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। तो CaCO3 दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो बिना बूझा हुआ चूना CaO और CO2 मतलब कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में वो क्या होता है, टूट जाता है। अगर यहाँ पे देखें जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको क्या बोलते हैं, बिना बूझा हुआ चूना या फिर केवल चूना भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह क्या चीज़ कहलाता है, बिना बूझा हुआ चूना कहलाता है और इसका जो उपयोग होता है सीमेंट निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि Pb का मतलब क्या होता है, लेड। लेड मतलब क्या चीज़ होता है, शीशा, है ना। यानी कि लेड नाइट्रेट है, और लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो वह तीन चीज़ों में टूट जाता है। इसका मतलब जो शीशा होता है, दैट मीन्स लेड जो होता है वह अलग हो जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है, और क्या चीज़ में टूटता है, ऑक्सीजन गैस में टूटता है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब किसी पदार्थ का वियोजन ऊष्मा के द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऊष्मा के थ्रू हो, मतलब जब उसको गर्म करे तब वह टूटे, तो ऊष्मा के थ्रू टूटने वाला जो अभिक्रिया होगा वो भी वियोजन में, तो उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, है ना। यहाँ पे जो NO2 जो होता है, दैट मीन्स जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, एक भूरे रंग का धुआं है जो लेड नाइट्रेट के वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यानी कि NO2 जो होता है एक भूरा रंग के धुआं उत्पन्न होता है, जब लेड नाइट्रेट जब टूटता है तब यह प्राप्त होता है, ठीक है। गाइज, कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि H2O, है ना। H2O का मतलब होता है जल, ठीक है। जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, विद्युत धारा, ठीक है। यह हो गया विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो जल जो होता है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, यह टूट जाता है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा उसको बोलेंगे जल का विद्युत अपघटन, है ना। यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया होगा वह विद्युत धारा के द्वारा भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है और कैथोड पे क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। गाइज, जो वियोजन अभिक्रिया है वह एक और के थ्रू भी संपन्न होता है, और वह होता है सूर्य का प्रकाश, है ना। और सूर्य के प्रकाश से कैसे वह संपन्न होगा, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको भी समझ सकते हैं। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, है ना। सिल्वर क्लोराइड से अगर हमको चांदी प्राप्त करना हो, मतलब Ag को अलग करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, है ना। गाइज, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जो AgCl है, उस AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया गया है, और यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन गैस दोनों अलग हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया है वह सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी संपन्न हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी का हम लोग दे सकते हैं, वह है सिल्वर ब्रोमाइड का, है ना। जब उसको भी रख देते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो सिल्वर और जो ब्रोमीन गैस होता है वो भी अलग हो जाता है। और जो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो होता है फोटोग्राफी फिल्म में किया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका जो उपयोग होता है फोटोग्राफी जो फिल्म होता है उसमें किया जाता है। गाइज, एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो वियोजन अभिक्रिया है उस वियोजन अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा या फिर प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी तक हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया का जितना भी एग्जाम्पल पढ़ा उसमें यह तीनों चीज़ों का यूज हम लोगों ने देखा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार का हो सकता है, और वह तीन प्रकार से संपन्न भी हो सकता है। एक हो सकता है ऊष्मा के द्वारा, दूसरा हो सकता है प्रकाश के द्वारा, और तीसरा जो बोल सकते हैं वह हो सकता है विद्युत ऊर्जा के द्वारा। गाइज, इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषित होता है तो वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी कि उस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए हमको बाहर से ऊर्जा देना पड़े, ऊर्जा का मतलब ऊष्मा देना पड़े, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, है ना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यह भी एक वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया का जितना भी एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी तक देखा उसमें क्या था कि उस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए हम लोग उसको क्या कर रहे थे, बाहर से ऊर्जा दे रहे थे। वह ऊर्जा चाहे तो ऊष्मा के थ्रू दे रहे थे, या फिर प्रकाश के थ्रू दे रहे थे, या फिर किसके थ्रू, विद्युत ऊर्जा के थ्रू दे रहे थे। तो इसमें से ऊष्मा वाला जो एग्जाम्पल होगा वह हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है।
और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, गर्म का साइन ऐसे होता है, यानी कि इसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो यह टूट जाता है CaO और प्लस क्या टूटता है CO2 में। ठीक है, CaO में टूटता है और CO2 में, तो यह एक प्रकार का क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? गाइज, अगला जो अभिक्रिया का प्रकार है वह है विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, एक जो तत्व होगा दूसरे तत्व को उसी के स्थान से हटा देगा और वहाँ पे जाके वो बैठ जाएगा। यानी कि जब एक अधिक क्रियाशील जो पदार्थ होगा वह कम क्रियाशील पदार्थ को उसी के स्थान से विस्थापित कर दे। विस्थापित का मतलब होता है उसको वहाँ से भगा दे या फिर हटा दे। तो इस प्रकार जो संपन्न होने वाली जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि AB जो है, AB एक प्रकार का विलयन है, यानी कि दो पदार्थ को मिलाने से वो बना है, A और B को। C एक अकेला तत्व है जो बाहर है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि C जो है अधिक क्रियाशील है। ठीक है, यह क्या चीज़ है, अधिक क्रियाशील है। जब अधिक क्रियाशील रहेगा तो यह क्या करेगा, इन दोनों से अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं B को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है ना। और A के साथ कौन सा जुड़ गया, C जुड़ गया। तो यहाँ पे C जो क्या किया, B को उसी के स्थान से अलग कर दिया, मतलब उसको विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित करने पर ही इस अभिक्रिया का नाम दे दिया गया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, आयरन है। ठीक है, आयरन को अभिक्रिया कराया जा रहा है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट से। और जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, जो आयरन होगा इस कॉपर को हटा देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं है ना। कॉपर को हटा दिया तो SO4 यानी कि जो सल्फेट है, सल्फेट के स्थान पे कौन आ गया, आयरन आ गया। और कॉपर को देख सकते हैं, एस मतलब कॉपर को देख सकते हैं वह क्या हो गया, बाहर निकल गया। यानी कि जो CuSO4 था, यानी कि कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर कर दिया गया। तो कौन बाहर किया, आयरन किया। यानी कि आयरन क्या किया, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से उसको विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम लोग इस अभिक्रिया में अगर देखें तो जो कॉपर सल्फेट के जो विलयन होता है उस विलयन में आयरन का कील को जब उसमें डुबोते हैं, यानी कि कील को जब उसमें डालते हैं, तो जो आयरन होता है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है और नया पदार्थ बनाता है जिसका नाम होता है आयरन सल्फेट, जिसका फार्मूला है FeSO4। जिससे लोहे का जो कील होता है उसका जो रंग होता है वह भूरा, और कॉपर सल्फेट का रंग जो है नीला से मलिन रंग का हो जाता है। इसका मतलब कलरलेस हो जाता है ना। और भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से जिंक और लेड की अभिक्रिया अगर कॉपर सल्फेट और कॉपर क्लोराइड से अगर कराते हैं तो कॉपर क्या होगा, विस्थापित हो जाता है। जैसे जिंक से अभिक्रिया कराए कॉपर सल्फेट से, तो आप देख सकते हैं जिंक SO4 के साथ जुड़ गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया है ना। यानी कि कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। उसी प्रकार से जो सीसा है यानी कि जो लेड है, लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉपर है, कॉपर बाहर निकल गया और कॉपर के स्थान पे लेड आ गया, यानी कि सीसा आ गया, तो लेड क्लोराइड बन गया। गाइज, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा तत्व किस तत्व को उसके सॉल्यूशन से या फिर उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। जैसा कि हम लोग देखे थे कि जिंक जो था कॉपर को विस्थापित कर दिया, आखिर क्यों किया। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल याद रखेंगे, और वह जो टेबल है चैप्टर 3 में पढ़ना है, जिसका नाम है धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है ना। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो है धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है, उसी के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा जो तत्व होगा किसको विस्थापित करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यह सीरीज क्या है। तो इस सीरीज को आपको याद रखना है। सबसे पहला जो तत्व आता है वह आता है लिथियम है ना। लिथियम के बाद आता है
पोटासियम, ठीक है। पोटासियम के बाद आता है सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद आएगा आपका बेरिलियम आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कैल्शियम आता है, इसके बाद मैग्नीशियम होता है, ठीक है। फिर होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर इसके बाद होता है जिंक, और इसके बाद होता है कैडमियम, इसके बाद होता है आयरन, निकेल, और इसी में होता है आपका पीबी होता है, मतलब लेड होता है। फिर होता है हाइड्रोजन, फिर इसके बाद होता है कॉपर, फिर इसके बाद होता है सिल्वर, है ना, और इसके बाद होता है गोल्ड, और सबसे नीचे जो होता है वो होता है प्लेटिनम, है ना। यह जो सीरीज है आपका वर्टिकली होता है, मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे और एक ही लाइन में लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं था जिसके वजह से हम साइड में लिखे, लेकिन आप लोग जब भी लिखेंगे तो एक लाइन में कुछ इस प्रकार से लिखते चलेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पे अरेंज कर दीजिएगा लिथियम को, फिर इसके बाद किसको, पोटासियम को, है ना। इस सीरीज में कुछ मेटल आपको नहीं भी लिखा हुआ होगा, है ना, कुछ आपको मतलब छूट भी गया होगा। आप चैप्टर 3 में देख सकते हैं, वहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सीरीज का मतलब होता है कि जो सबसे ऊपर आएगा वह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, यानी कि उसको किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह उसको उसके स्थान से विस्थापित कर देगा, है ना। यानी कि लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर इसके बाद पोटासियम होगा, फिर इसके बाद सोडियम होगा, फिर क्या होगा, बेरिलियम होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो सबसे ऊपर होगा ज़्यादा क्रियाशील होगा और वह कोई भी तत्व को विस्थापित कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखें, है ना, तो एग्जाम्पल में क्या चीज़ था उसको देख लेते हैं। यहाँ क्या चीज़ था, जिंक था, ठीक है। और जिंक को अभी क्रिया कराया गया CuSO4 के साथ, तो कॉपर सल्फेट के साथ, तो देख सकते हैं कॉपर को अलग कर दिया गया और कॉपर के स्थान पे जिंक जुड़ गया, है ना। तो अगर देखें कॉपर और जिंक में अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो जिंक पहले आता है ना। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर बहुत बाद में आता है, यानी कि कॉपर से काफ़ी ज़्यादा पहले जिंक आता है, तो जिंक अधिक क्रियाशील हुआ जिसके वजह से कॉपर को क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है। इसके बाद आप लेड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं लेड जो है कॉपर से पहले आता है, इसीलिए कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से आप इस सीरीज को याद रख लेंगे, और इस सीरीज को अगर याद कर लेंगे तो आपको कोई भी जो विस्थापन अभिक्रिया होगा उसको बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। गाइज इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया का प्रकार है जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कहने से क्या पता चल रहा है, द्वि का मतलब हो गया दो, और विस्थापन का मतलब यानी कि अदला बदली, है ना। यानी कि दोनों यहाँ पे क्या होगा, अपने स्थान को आदान प्रदान करेंगे, यानी कि अपने स्थान पे एक दूसरे को क्या होंगे, बदल जाएंगे। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता हो तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसा कि देख सकते ए बी एक अभिकारक है और सी डी एक दूसरा अभिकारक है, ए बी और सी डी, है ना। जब दोनों को अभिक्रिया कराया गया तो क्या हुआ कि ए के साथ क्या जुड़ गया, सी जुड़ गया, और बी के साथ क्या जुड़ गया, डी जुड़ गया, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ, एक दूसरे का आदान प्रदान हो गया, यानी कि बी चला गया डी के साथ और सी के साथ क्या जुड़ गया, ए जुड़ गया। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा उसको बोलेंगे द्विविस्थापन, क्योंकि यहाँ पे दोनों का स्थान जो होगा वह चेंज होगा। तो आइए इसको और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यह है सोडियम सल्फेट Na2SO4, और दूसरा इसको अभिक्रिया करा रहे हैं BaCl2 के साथ, यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ। तो जैसा कि देख सकते हैं जो सोडियम है वह क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा क्या बना दिया, बेरियम जो है वह SO4 के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट बना दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान, सोडियम के साथ क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद बेरियम के साथ क्या जुड़ गया, SO4। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा जिसमें दोनों आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में देखा जाए तो BaSO4 जो होता है एक प्रकार का अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है, मतलब श्वेत रंग का। अवक्षेप का मतलब होता है एक गाढ़ा द्रव, है ना। यानी कि जैसे
क्या बोल सकते हैं, जो घी होता है उस टाइप का वहाँ पे क्या प्राप्त होता है, एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसका अलग नाम देते हैं अवक्षेप, और वह सफ़ेद कलर का होता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का प्राप्त होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का प्राप्त होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया, है ना। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।